मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक संचयन का पाठ 2 स्मृति का भाग 2 पढ़ेंगे। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। भाग 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज की दूरी रही होगी तब ध्यान से मैंने नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा हुआ था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी था और सांप ने अपना अग्र भाग पृथ्वी से ऊपर उठा रखा था, यानी कि वो फन फैलाए हुए मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिल रहा था। उसी के कारण शायद उसने मुझे उतरते देख लिया और सांप घातक चोट के आसन पर बैठ गया। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन को फैलाकर इधर उधर नाचता है। ठीक उसी प्रकार से वह सांप इधर उधर नाच रहा था और फुंकार रहा था। मैं उसका प्रतिद्वंदी था और उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े हुए लटक रहा था। धोती जो थी वो डेंग से बंधी हुई थी और कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास यानी कि उसकी परिधि, उसका घेरा। नीचे से तो वह 1.5 गज से अधिक होता, पर 4 फुट की दूरी मेरी सांप से वहां पर थी। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे अधिक दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था कि मेरी चिट्ठियां जो थी वो बीचों बीच पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे कुएं के वहां पर उतरना तो पड़ता उन चिट्ठियों को उठाने के लिए। घबराहट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का मैं निश्चय भी नहीं कर पाया कि मैं अब दोबारा से वापस भागकर ऊपर आ जाऊं। धीरे धीरे मैं नीचे उतरने लगा। 1-1 इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए क्योंकि मैं डर गया था। मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती हुई सी प्रतीत हो रही थी और सांप कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग जो था वो मेरा देख रहा था। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटा दिए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर आकर मैं खड़ा हो गया। आंखें 4 हुई। शायद हमने एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की योजना मैंने बनाई थी और ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। देखो बेटा, हम अपने जीवन में कई योजनाएं बनाते हैं, कई अनुमान लगाते हैं। कई बार वह योजनाएं पूर्ण होती हैं और कई बार वह योजनाएं अपूर्ण भी
हो जाती हैं, यानी कि वो पूरी नहीं होती। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़े होने जैसा था। यदि फन उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। और 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता? 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटकर पड़ी हुई थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता और मैं यदि बहुत शोर करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मैं मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ता तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और ना ही कोई कपड़ा था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को मैं पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर हाथ आगे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हो गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही नहीं बिदक कर, उछल कर। जो खड़ा हुआ था तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। मैं उसकी योग्यता को पहले से ही जानता था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत मुझे ना थी। सांप ने लगातार फू-फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, पर शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू-फू करके मेरे उछलने और फिर धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है और बंधुत्व का नाता फू-फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। वो दुखी हो गया। उसे लगा कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया है और वो नीचे गिर पड़ा है। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी। उस पर फू और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने भी वार किया और वह डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे की मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के
निकल ही आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उनको ऊपर की ओर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में अब मुझे कठिनाई हो रही थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा हुआ था। जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि मैं अपनी चिट्ठियां बाहर निकाल चुका था, पर अपना निशान मैं गवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप मेरे हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने दाईं ओर फेंकी। वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से बाईं ओर से अपने डंडे को खींच लिया, पर बात की बात में मैंने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो उसके पैर में, मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के बल चढ़ने की मैं हिम्मत रखता हूँ, कम अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौकनी चल रही थी, यानी कि मेरी सांस जो थी वो फूल गई थी। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़कर आ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक मैं पड़ा रहा। देह को झाड़ झूल कर मैंने धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा करते हुए मुझे देखा था, ताकीद दी कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने अपनी माँ को बताई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा ना था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। बच्चों, स्मृति श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक कहानी है। संस्मरण यानी कि यादगार। यह एक ऐसी यादगार कहानी है जिसमें लेखक ने अपने बचपन की एक ऐसी जोखिमपूर्ण घटना का वर्णन किया है जो उसने कई वर्षों तक अपनी माँ से भी छुपा के रखी, और जब उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करी तब उसने उस घटना के बारे में, विषय में अपनी माँ को बताया।